हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी पर। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित राजा कौन कौन थे और उनने क्या क्या कार्य किए। और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के। प्रश्न क्रमांक 158 है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र होने से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में दिया है पटना, बी है नालंदा, सी राजगृह, डी है गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। पाटलिपुत्र राजधानी होने से पहले उसकी राजधानी मगध साम्राज्य की राजगृह थी। डिटेल में दिया है कि राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो किसने स्थानांतरित की पाटलिपुत्र से? पाटलिपुत्र में पहले थी राजगृह, किसकी? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह थी। और राजगृह से फिर इसे पाटलिपुत्र किसने किया, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। और राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ये महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना की थी यहाँ पर राजगृह में इन्होंने, गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी जी ने, जिसके कारण ये दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल भी है। यही पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है। प्रश्न 169 है, लुहुरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है। वाराणसी, कुंभहार, चंपारण, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। लुहुरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर स्थित है और ये मौर्य कालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया था। प्रश्न 160 है, किस मौर्य साम्राज्य ने लगभग 287 और 268 271 पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो और शिलालेख और स्तंभों के लिए तो अशोक प्रसिद्ध है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। प्रश्न 161 है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। पितामह यानी दादाजी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, पिताशोक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के दादाजी थे। पितामह दादा को बोलते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। इसे देवनाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजय हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा दोनों के नाम थे। प्रश्न 161 है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? सन्नाटी, शिशुपालगढ़, गिरनार, कलसी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गिरनार। गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियाँ हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, शत्रुंजी और घेलो नदियां बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मलिपि में हैं। प्रश्न 163 है। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, अशोक, बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राजा के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था। प्रश्न 164 है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभ और यूनानी भाषा में थे। तमिल भाषा, प्राकृतिक, संस्कृत, पाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा में उसके अधिकांश अभिलेख थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, सरोष्टी, अरमेइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए थे, किंतु अधिकांश पूछा है सबसे अधिक प्राकृतिक भाषा व ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्रह्म लिपि का उपयोग किया था और भारतीय क्षेत्र में पाए गए जितने भी अभिलेख की लिपि ब्रह्म ही है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियाँ खरोष्टी और आइमेक तथा यूनानी हैं। प्रश्न 165 है। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? सोने की खान, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, तक्षशिला। ऑप्शन डी है तोसली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया था और ये दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। प्रश्न 166 है। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मैग्नास्तीनिज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चीनी, फारसी, अरब, यूनानी। जो सेल्यूकस निकेटर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो वो कहाँ से आया था ये पूछा गया है। तो ये आया था यूनान से। इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। ये देखो वहाँ डिटेल में दिया है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के 4 प्रांत अराकोसिया, कंधार, पौरोपानिसाडाई, काबुल, एरिया, हेरात व जैडोसिया मकरान तट मिले तथा सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मैग्नास्तीनिज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। बहुत पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मैग्नास्तीनिज हो जाएंगे। प्रश्न 167 है। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज से बना था। किससे बना था? लोहा से बना था, बलुआ पत्थर, अभ्रक, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलुआ पत्थर से बना था। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्मसंघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। ये चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। प्रश्न
168 है। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज। तो इसने सिंधु नदी को पार किया था सबसे पहले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार में दिया है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा था और इसके बाद उसने झेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित पंजाब के शासक थे राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा और इस लड़ाई को हाइड स्पीच या झेलम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। प्रश्न 169 है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? धामक, बम्बीकोटा, महाबोधि, सांची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सांची स्तूप बनाया गया था मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित है। छोटा सा गांव है रायसेन जिले में। एक धन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 1989 में। प्रश्न 170 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। प्रश्न 171 है बौद्ध धर्म से संबंधित विख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासन काल के दौरान करवाया गया था। नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मौर्य वंश द्वारा करवाया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित विख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धार्मिक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था और ये स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। प्रश्न 172 है बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ में भी। इसमें विस्तार से पढ़ा था हमने। प्रश्न 173 है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में करवाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 174 चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सकें। बी है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। नहीं, बैरम खां अकबर का था, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। सी है चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना श्रेय दिया जाता है। डी है साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बे और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। विस्तार से दिया है यहाँ पर। प्रश्न 175 है अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वे किसके पोते थे? समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त। बी है चंद्रगुप्त मौर्य। डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे वे अशोक। प्रश्न 176 है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क, राजपथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरापथ। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था और ये मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था।
8 चरणों में निर्मित ये राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता है। मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया था। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नया सड़क-ए-आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मुगल बादशाह ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अंग्रेजों के काल में 17 सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम रख दिया बादल ग्रांड ट्रंक रोड। प्रश्न 177 है, कलिंग युद्ध को हिंसा को देकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और ये वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बने। किसके अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 178 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, कलहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त और अन्य नाम है इनका चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा है। अगला प्रश्न 179 है, उदय ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो हटाया किस? तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ, राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैग्नास्थनीज ने लिखी? तो इन्होंने इंडिका लिखी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 181, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न से किस लिपि में लिखे गए? खारोष्ठी, हड़प्पई, ब्राह्मी, देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। प्रश्न 182, इनमें से किसने मौर्य शासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य, पिली, मैग्नास्थनीज और स्ट्रैबो। तो ये कौटिल्य किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य भी थे और इनके द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति आदि महान ग्रंथ हैं। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य शासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है और इंडिका मैग्नास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से ही है। प्रश्न 183 है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों को प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्मचक्रों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जवाब प्रश्न 184 है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? तो अशोक इनके पिता थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्रमांक 185 है, नए धर्म विजेता धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की किसने? बिंदुसार, महेंद्र, बिंबिसार, अशोक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अशोक। प्रश्न 186 है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कलिंग आधुनिक युग पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो आधुनिक युग में कलिंग को क्या कहते हैं? असम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उड़ीसा कहते हैं इसे कलिंग को। प्रश्न 187 है, 87 अशोक ने
किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? किसके युद्ध? बक्सर, कलिंग, पानीपत, मगध। कलिंग का युद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये बौद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ये युद्ध कब लड़ा गया था? उड़ीसा में। 261 BC, 262 BC, 260, 264। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 BC, ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का प्रमुख स्थान है और ये युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था और जिसमें अशोक सम्राट विजय हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। प्रश्न 189 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है? 13वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी हमने पढ़ा था। प्रश्न 90, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र घनानंद, अशोक, बिम्बिसार, बिंदुसार। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार। प्रश्न 191, सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, बिम्बिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। प्रश्न 192, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। प्रश्न 193, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग अनुसार आचरण कर सकें। तो ये 14 थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 194 है, प्रश्न 194, अशोक महान किससे संबंधित थे? गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश। प्रश्न 195, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 196, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। प्रश्न 197 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो ये मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देता है और इसी के प्रशासन के बारे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 198, चाणक्य का एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न 199 है, मैग्नेस्टीन भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो उसका संबंध यूनान से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 200 है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेख का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारों को कहा जाता था, क्या कहते थे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रज्जुक। प्रश्न 201 है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद्र, चंद्रगुप्त, चंदीपीण, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाखा दत्त ने। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुक्ता चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। प्रश्न 202 है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? शुंग, गुप्त, शिशुनाग, चोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त और इनकी हत्या कर दी थी उनकी सेनापति विश्वामित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन
उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी कि 112 वर्ष तक रहा था। विश्वामित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। प्रश्न 203 है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक फॉर वॉचिंग।